हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे लोगों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मे 21 एग्जामिनेशन में लॉ के हमारे क्या क्या अमेंडमेंट्स होने वाले हैं, उन सारे अमेंडमेंट्स पर। बच्चे लोगों, लॉ के लिए हमारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत ही कम वाले अमेंडमेंट्स हैं, यानी कि ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स हैं। तो आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है, बहुत इजीली आप लोग ये सारे अमेंडमेंट को कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और इसका जो शीट है, यानी कि जो नोट्स है, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसका गूगल लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर लूंगा, जहां से आप इन नोट्स को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं जबरदस्त वाला स्टॉक। तो चलिए, बगैर आपका समय गवाए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। अब ये जो अमेंडमेंट्स रहेंगे ये सीए इंटर और आईपीसीसी दोनों के लिए है, ठीक है। हाँ, आईपीसीसी वाले यानी हमारे ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट ये ध्यान में रखेंगे कि उनके कोर्स के लिए सेक्शंस जो हैं वो 122 तक के जो अमेंडमेंट्स हैं वो उनके कोर्स में कवर है, और उसके बाद के जो होंगे वो इंटर वालों के लिए रहेंगे। बराबर से, यानी इंटर वालों के लिए तो सारे ही हो गए, लेकिन आईपीसीसी वालों के लिए रहेंगे सेक्शन 122 तक। अगर इसमें कोई भी अमेंडमेंट आपको दिखते हैं, हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये अमेंडमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तब तक आप लोगों को ये सारे सेक्शंस जो हैं वो मेरे साथ में पढ़ने हैं। चलिए जी, तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, किसी तरह के प्रिलिमिनरी वाले टॉपिक के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। सेम उसी तरह से आपका जो इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर है, आपका जो मेमोरेंडम है, उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं। हमारे चेंजेस स्टार्ट होने जा रहे हैं सीधा सीधा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और उसका भी जो आखिरी सेक्शन है बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट, उसमें एक छोटा सा चेंज है जिस पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला चेंज आप लोगों का बच्चों, सेक्शन नंबर 42। आप लोग सब जानते हो कि सेक्शन नंबर 42 में हमको पास करना पड़ता है एक स्पेशल रेजोल्यूशन। बराबर, हालांकि बच्चों चेंज तो सिर्फ यहां पे आकर के एक छोटा सा चेंज है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा टॉपिक ही आप लोगों के लिए यहां पे ले लिया है, ठीक है, ताकि ये पूरा टॉपिक हम लोग एक बार रिकॉल कर सके, एक बार हम लोग समझ सके कि आखिर इस टॉपिक के अंदर क्या है। ठीक है, तो चलिए जी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के आपके जो सेक्शन है 42, सेक्शन 42 में क्लियर आप लोग पढ़ते हो कि अ कंपनी शैल नॉट मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब to securities through private placement unless the proposal has been previously approved by the shareholder of the company by a special resolution। तो ये प्रोविजन हम सबको ध्यान में है कि भाई एसआर पास करना पड़ेगा। बराबर, आप ये भी जानते हैं कि जब एसआर पास करने के लिए नोटिस जाएगा तो नोटिस के साथ में अटैच होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसमें बहुत सारी चीजों का डिस्क्लोजर होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे पुराने वाले ही हैं कि जहां पे हम लोग किस दिन हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था उसका डेट आएगा, काइंड ऑफ सिक्योरिटीज हमारी आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी, उसके बाद में क्या इसमें कोई प्रीमियम है क्या, प्राइस का जस्टिफिकेशन क्या है, प्राइस रखने के पीछे रीजन क्या है वो हम बता देंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यूअर, जिसने वैल्यूएशन करके बताया है कि हाँ भाई ये प्राइस होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड टू रेस, कितना पैसा इसके थ्रू कंपनी रेस करने वाली है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, और उसके अलावा जो भी मटेरियल टर्म्स रहेंगी बच्चों, टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, प्रमोटर और डायरेक्टर्स उसमें कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या कोई एसेट चार्ज पे है क्या, वो सारी की सारी चीजें बच्चों इंफॉर्मेशन जाने वाली है, जो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा पॉइंट चेंज है, वो मेरे साथ आप लोग पढ़ें। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, जिसने नहीं पढ़ा वो इस सेक्शन को भी पढ़िएगा। दिस प्रोविजन, कौन सा वाला, रिलेटेड विद स्पेशल रेजोल्यूशन शैल नॉट अप्लाई in case of offer or invitation for non convertible debentures। बच्चों समझिएगा, यानी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रही है सेक्शन 42 में, और कंपनी उसमें इश्यू कर रही है नॉन कन्वर्टेबल वाले डिबेंचर। अब आप लोग जानते हो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जनरली यही काम में आते हैं, और ये वो डिबेंचर हैं जिनका शेयर्स में कन्वर्जन नहीं होगा, इनका आगे जाकर के पेमेंट होने वाला है, बराबर से इनका रीपेमेंट होने वाला है। तो इन्विटेशन फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वेयर द प्रपोज अमाउंट टू बी रेज, यानी जितने का आपका इशू है, जो अमाउंट आप रेज करने की सोच रहे हैं, वो डज नॉट एक्सीड द लिमिट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 181C। सर ये सेक्शन क्या है बच्चे लोगों? सीए फाइनल में आप ये सेक्शन पढ़ने वाले हैं जहां हम बीओडीज के पावर्स के बारे में बात करते हैं कि बोरोइंग्स पावर या दूसरे पावर बीओडीज के क्या होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 181C में कंपनी के बोरो करने की लिमिट आपको दे रखी है। ठीक है, और हम यहां पे कह रहे हैं कि अच्छा डिबेंचर्स जो हैं वो बोरोइंग्स ही हो गई,
ठीक है, तो इसीलिए ये वाला सेक्शन यहाँ पे अटैच हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि सेक्शन 181C में जो लिमिट दे रखी है, बराबर, अगर आप उस लिमिट को एक्सीड नहीं करते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह सिर्फ पास करना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन, बराबर, जो दिया हुआ है सेक्शन नंबर 179(3)(c) में बच्चों बोर्ड के पावर से ये। तो अगर आपको 179(3)(c) नहीं भी याद रहता है तो हमारा काम चल जाएगा। आप सिर्फ इतना याद कर सकते हैं कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए देयर इज अ लिमिट, बराबर। कहां से वो लिमिट आई है बच्चों? सेक्शन नंबर 181C से। और वो लिमिट कितनी है बच्चों, आपको मैं बता देता हूं, ये रही, देखिए, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। यहां आपको मैंने लिख करके दे दिया है कि सेक्शन 181C में जो लिमिट है वो है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व की। तो ये एक लिमिट हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर कंपनी ने जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू किए, अगर वो इस लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं तो मामला अलग होगा, जो अगले पैराग्राफ में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल क्या लिखा है, वेयर द प्रपोज अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू सच एन ऑफर डजंट एक्सीड, यानी पेड अप कैपिटल और रिजर्व से ये एक्सीड नहीं कर रहे हैं। ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का इशू है, ये इस लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो आपका काम बोर्ड रेजोल्यूशन से चल जाएगा। और बच्चों, अगर एक्सीड कर रहा है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जो अगले पैराग्राफ में आपको दिया है। तो वापस से मेरी बात को सुन लीजिए, मैंने क्या बोला। हम बात कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे। दो बातें होंगी, या तो लिमिट को एक्सीड करेगा या लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा। अगर आप लिमिट को एक्सीड नहीं करते हैं तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ही प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, उसके लिए एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लिमिट को एक्सीड कर दिया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बराबर। क्लियर? सर वो लिमिट कितनी है बेटा, 181C में दे रखी है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये हमारी लिमिट हो गई। क्लियर? एकदम से बहुत सिंपल सेक्शन है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, वही वाली बात, वेयर द प्रपोज अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू सच ऑफर और इन्विटेशन एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर 181C, यानी ये जो लिमिट है, अगर इस लिमिट से बाहर चले गए, इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी पासेस अ प्रीवियस स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसा आपको मैंने कहा था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और सबसे खास बात क्या है बच्चों इसकी, once in a year for all the offers or invitation for such debenture during the year, यानी कि पूरे साल में एक ही बार आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और पूरे साल में कितनी बार भी आप ये अलॉटमेंट कर सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। बराबर समझ गया बात को? नहीं तो क्या हो रहा था, जितनी बार आप करोगे हर बार आपको एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन यहां आपको बेनिफिट क्या दे दिया, पूरे साल में एक बार एसआर पास कर दीजिए, और उस एक एसआर का जो कह सकते हो एरा रहेगा, उसका जो एरिया रहेगा वो पूरे साल भर तक चलने वाला है बच्चों। यानी पूरे साल भर तक आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे से ये इशू कर सकते हैं, आपको बार बार रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो ईच एंड एवरी टाइम पे हमको एसआर पास करना पड़ता, यहाँ पे उसकी जरूरत खत्म कर दी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट है बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे ही अप्लाई है। या तो लिमिट से बाहर जा रहे हैं, लिमिट से कम है, अगर लिमिट से कम ही है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। अगर आप लिमिट से बाहर जा रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो भी पूरे साल के लिए एक ही बार पास करना है, वंस इन अ ईयर बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है सारे ऑफर्स के लिए, ठीक है। और वो लिमिट कितनी है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। एकदम क्लियर। अब जो नया पॉइंट ऐड हुआ बच्चों वो देखिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट in case of offer or invitation of any securities to qualified institutional buyer, बच्चों QIBs, जिसपे हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, ठीक है, जो 200 की लिमिट में QIBs इंक्लूड नहीं होते थे, आपको याद है, बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है बच्चों ये, कि इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू, अगर आप QIBs को कर रहे हैं तो सेम वैसा ही पॉइंट, इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी पासेस अ प्रीवियस स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली इन अ ईयर। सेम ऊपर वाली बात हो गई, for all the allotment to such buyer during the year। और बच्चों ये वाला जो नया पैराग्राफ ऐड हुआ, ये सिर्फ डिबेंचर्स के लिए नहीं है, है ना, ये सबके लिए है। देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन टू एनी सिक्योरिटीज, फिर वो चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो, कोई भी हो, अगर आप वो QIBs को इश्यू कर रहे हो तो भी आपके लिए एसआर तो पास करना ही है। लेकिन एसआर आपको क्या करना है, इनके लिए भी सेम सिस्टम हो गया बच्चों, पूरे साल के लिए एक एसआर पास कर दीजिए, और पूरे साल में आप कभी भी इनको अलॉटमेंट कर सकते हैं, बार बार एसआर पास करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना। नहीं तो आप लोग जानते हो हर बार हमको एक एसआर पास करना होता,
बराबर, जब जब आपको अलॉट करना है तब तब आपको एसआर पास करना पड़ता है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारी टेंशन खत्म। एक एसआर पास करिए और पूरे साल में फॉर ऑल दी अलॉटमेंट टू सच बायर, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। तो इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्लियर एकदम से। तो ये छोटा सा चेंज बच्चों सेक्शन नंबर 42 में आया है। मेरे हिसाब से बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हो और आपको समझ में भी जरूर आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं बच्चों। छोटा सा एक चेंज आया है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। हमारा जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है सेक्शन नंबर 54, उसमें आप लोग जानते हो एक सीलिंग लिमिट दे रखी है ना। तो सीलिंग लिमिट ओवरऑल भी दे रखी है आपको कि भाई 25% की है, उसके बाद पर ईयर की भी 15% दे रखी है। वहां पे आप लोग जानते हो स्टार्टअप कंपनीज के लिए जो हमारी सीलिंग लिमिट है वो थी 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल, बराबर। ध्यान आगे आपको 50% ऑफ पेड अप कैपिटल था और वहां लिखा हुआ था अप टू 5 इयर्स। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो 5 की जगह बच्चों 10 साल हो गया है। यानी जो 5 ईयर था मैंने कट कर दिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। आप जब नोट्स को देखेंगे स्क्रीन पे देखेंगे तो वहां कट लगा हुआ है, यानी अभी वो 5 की जगह पे 10 साल हो गया है बच्चे लोगों। बस इतना सा चेंज है स्टार्टअप कंपनी की। तो सीलिंग लिमिट है जिसमें आप 50% ऑफ पेड अप कैपिटल इशू कर सकते थे स्वेट इक्विटी, वो 5 साल की जगह हमने बेनिफिट बढ़ा करके उसका आपको फायदा दे दिया 10 साल तक के लिए। ये अपने को ध्यान में रखना, छोटा सा चेंज है, बराबर कर लेंगे आप लोग, बहुत सिंपल बच्चे लोगों। अगला पॉइंट आता है हमारा डिबेंचर्स का। बहुत कम अमेंडमेंट्स है, कोई टेंशन नहीं है। सेक्शन नंबर 71 अमेंडमेंट की ये जो लिस्ट आप लोग दिख रहे हो बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं। डीआरआर में कोई चेंज नहीं है बच्चों, कोई चेंज नहीं है। डीआरआर में कोई चेंज नहीं है। पिछली बार के जो अमेंडमेंट्स मैंने आपको दिए थे नवंबर के लिए, उसमें ये टेबल एज इट इज आपको दे रखी है। और आप लोग जानते हो आजकल अब डीआरआर की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक सिचुएशन को छोड़ के, है ना। अभी आपका कंपनी चाहे लिस्टेड कंपनी है, चाहे आपका कंपनी एनबीएफसी है, चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर है, चाहे जिधर भी है, चाहे पब्लिक इश्यू कर रहे हो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, सब जगह पे नो डीआरआर, नो डीआरआर। ये टेबल पिछली बार वाली है, मुझे अभी समझाने की जरूरत नहीं। पिछले वीडियो के अंदर, यानी पिछले बार का जो हमने नवंबर के लिए अमेंडमेंट क्लास लिया था, उसके अंदर अपन ने पूरा एज इट इज कवर किया है बच्चों। सिर्फ जो इनमें कवर नहीं है, जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज थी, जो इस ऊपर वाली किसी भी लिस्ट में कवर नहीं है बच्चों, उनको यहाँ पे जरूर 10% का डीआरआर बनाना होता है। ये आप अकाउंट्स के अंदर भी करते हो बच्चों। ये लॉस से ज्यादा अकाउंट्स के लिए बहुत खास पॉइंट रहेगा, जहां आपको ये पूरा पढ़ करके जाना चाहिए। ठीक है, तो सर चेंज क्या हुआ है बच्चों? इसमें कोई चेंज नहीं है। ये तो बस मैंने इसलिए आपको ले लिया यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई ये भी आपको पढ़ के जाना है, चाहे पिछली बार का है। चेंज छोटा सा यहाँ पे हुआ बच्चों, जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हो, डीआरआई ध्यान में आया। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं डीआरआई का, तो डीआरआई का इन्वेस्टमेंट का अभी भी वही सिस्टम है बच्चों। 30 अप्रैल से पहले करना है, कहां कहां करना है वो भी सेम है। रेट भी 15% ही है बच्चों, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, यहां देखिएगा अपने पुराने वाले नोट से या उससे कंपेयर करिएगा। ये जो डीआरआई की कंडीशन है कि 15% आपको डीआरआई बनाना है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये लिस्टेड एनबीएफसी पे लग रहा था। उसके अलावा बच्चों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे लग रहा था, लिस्टेड वाली। अदर लिस्टेड कंपनीज पे भी लग रहा था इनके अलावा। और उसके अलावा बच्चों ऑल अनलिस्टेड कंपनीज जो एनबीएफसी और एचएफसीज नहीं है, उन पे भी एप्लीकेबल हो रहा था। सेम लाइन है, सिर्फ चेंज किया हुआ है वो देखो बच्चों, जैसे लिस्टेड एनबीएफसीज है। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं, ये देखिए, ये रही हमारी लिस्टेड एनबीएफसीज। ये पड़ा बच्चों ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज, है ना, जिसमें डीआरआर रिक्वायर्ड नहीं था। तो ऑल बच्चों ये जो था, पहले क्या सिस्टम था कि ये जो लिस्टेड एनबीएफसीज हैं, यहां से आप मेरे साथ में देखें, ये देखो लिस्टेड एनबीएफसीज बराबर, उसी तरह से लिस्टेड एचएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये चाहे पब्लिक इशू करें चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट करें, मतलब डिबेंचर का इशू चाहे पब्लिक इशू ला रहे हैं चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हैं, दोनों में डीआरआर तो नहीं चाहिए था, लेकिन डीआरआई की रिक्वायरमेंट थी, यानी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी। वापस सुन लीजिए, जो हमारी लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज थी, या लिस्टेड एचएफसीज थी, या अदर लिस्टेड कंपनीज थी बच्चों, ये अगला वाला पॉइंट देखो, अदर लिस्टेड, जो नीचे मैंने लिख भी रखा है, वो चाहे पब्लिक इशू लेकर के आती चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट करती, दोनों में ही डीआरआई की जरूरत पड़ती 15% की। डीआरआर तो अभी भी नहीं चाहिए, लेकिन डीआरआई की जरूरत पड़ती। सिर्फ चेंज क्या किया है बच्चों, वो देख लीजिए। ये जो पिछली बार के नोट से चेंज है वो मैंने यहां लिख दिया बच्चों, ये देखो, तीनों ही केसेस में जो लिस्टेड एनबीएफसीज है बच्चों, अगर वो पब्लिक इश्यू करेंगी तभी उनको ये डीआरआई बनाना है, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में नहीं बनाना है।
सेम उसी तरह से हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनीज हमारी जो है बराबर, अगर पब्लिक इश्यू करेंगी बच्चों तभी उन पर डीआरआई की रिक्वायरमेंट वो 15% वाली लग रही है, अदरवाइज नहीं लग रही है। ठीक है, सेम अदर लिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी सिर्फ पब्लिक इश्यू आप करेंगे तभी आपके ऊपर ये 15% डीआरआई बनाने की रिक्वायरमेंट लगेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो आप पर नहीं लगने वाली। लेकिन बच्चों जो अनलिस्टेड कंपनी है, आप लोग जानते हो अनलिस्टेड कंपनी तो वैसे भी पब्लिक इश्यू कर ही नहीं सकती है, बराबर। जो अनलिस्टेड कंपनी है वो तो प्राइवेट प्लेसमेंट ही करेगी, तो उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि उनको भी 15% का बनाना पड़ेगा। तो आप पिछले नोट से कंपेयर करके देखना, सेम पॉइंट्स लिखे हैं, बस ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ये मैंने चेंज कर दिया बच्चों। ये बस इतना सा अपना चेंज हुआ, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इवन आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी फैकल्टी से आपने पढ़ रखा है, तो भी ये चीज आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी बच्चों कि एनबीएफसीज को डीआरआई बनाना होता था लिस्टेड वाली, सेम लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी डीआरआई बनाना होता था, चाहे वो पब्लिक इश्यू करती चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू डिबेंचर इश्यू करती। लेकिन अब क्या चेंज कर दिया गया, पब्लिक इश्यू के केस में तो आपको बनाना है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में अब आपको डीआरआई बनाने की जरूरत यहां पे नहीं रखी है, बस इतना सा चेंज हुआ। लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज की अगर बात करूं बच्चों, तो इसमें तो पब्लिक इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट का चक्कर है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। देखो ऊपर भी नहीं लिखा है हमने कहीं, ऊपर भी अगर आप मेरे साथ में देखेंगे, जब डीआरआर की रिक्वायरमेंट देखेंगे बच्चों, तो यहां पे कहीं पर भी हमने अनलिस्टेड के लिए पब्लिक इश्यू नहीं लिखा है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज जो भी होती है बच्चों वो सिर्फ प्राइवेटली प्लेसमेंट के थ्रू ही दे सकती है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बराबर। तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे। तो ये छोटा सा चेंज हुआ है, पब्लिक इश्यू में ही लगेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर ये नहीं लग रहा है लिस्टेड के लिए। और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए तो होता ही प्राइवेट प्लेसमेंट है, उनको 15% बनाना है। सेम लिस्ट है, कोई चेंज नहीं, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाऊं बच्चों, डिपॉजिट वाले चैप्टर में छोटा सा नन्ना मुन्ना सा वही वाला चेंज। आप लोग जानते हो चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोग डिपॉजिट का डेफिनेशन पढ़ते हो, उसके साथ में आप एक लिस्ट पढ़ते हो रूल 2 की, कि कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट की लिस्ट में कवर नहीं है, बराबर। तो वहां उस लिस्ट के अंदर बच्चों एक स्टार्टअप कंपनी के लिए हमारे पास में एक पॉइंट आप लोगों को दे के रखा है, बराबर से दे रखा है नंबर 17 के ऊपर, अमाउंट ऑफ ₹25 लाख और मोर रिसीव्ड बाय अ स्टार्टअप कंपनी, बराबर, बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट हमारे कौन से हो गए, जो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपको दे रखी होती है बच्चों। इसमें भी जो टाइमिंग हमारा 5 साल का था बच्चों, चेंज होकर के 10 साल हो गया है। मैं आपको फिर से यहां बता देना चाहूंगा बच्चों कि यहां पे भी स्टार्टअप कंपनी का टाइमिंग 5 से 10 साल हो गया है। ठीक है, बस इतना ही चेंज है। अब कई लोगों के दिमाग में एक और डाउट आएगा, सर जब हम लोग सेक्शन 73(2) पढ़ते हैं, जहां एक कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वहां पे भी सर प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन दिया है, और वहां आपको याद हो तो वहां दे रखा है कि ए से लगा करके ई तक की कंडीशंस प्राइवेट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होंगी, बराबर। और उसके साथ में उन्होंने पूरे प्रोविजंस दे रखे हैं। वहां पे भी बच्चों स्टार्टअप कंपनी का एक पॉइंट है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वो स्टार्टअप कंपनी में वहां पे भी 5 साल लिखा है, वो अभी भी 5 साल है, वो चेंज नहीं हुआ है, समझिएगा, बराबर। जो ये वाला पॉइंट है अपना, जो आपको उस लिस्ट में नंबर 17 पे देके रखा हुआ है, यहां पे स्टार्टअप कंपनी का 5 से 10 हो गया, स्वेट इक्विटी में भी 5 से 10 हो गया, लगभग हर जगह पे हो गया बच्चों। लेकिन सेक्शन नंबर हमारा जो 73(2) है, जहां मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की कंडीशंस हैं और उसके एग्जम्पशंस हैं, वहां अभी भी प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप कंपनी फॉर 5 इयर्स, वो अभी भी 5 साल ही है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, ये नहीं कि सब जगह 10 साल कर दो, हाँ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सब जगह जब हो गया तो बट ऑब्वियस वहां पे भी होना था, लेकिन एट प्रेजेंट उसको चेंज नहीं किया गया है, तो आप और मैं भी इसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो अभी भी 5 साल है, इसीलिए मैंने उसको अमेंडमेंट के अंदर नहीं डाला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बराबर बच्चों। कितने छोटे चेंजेस है देखो। नाउ एनुअल रिटर्न्स के ऊपर आ गए बच्चों, मैनेजमेंट चार्जेस वार्जेस के चैप्टर में कोई टेंशन नहीं, कोई चेंज नहीं। छोटा सा पॉइंट बच्चों, एनुअल रिटर्न का सेक्शन नंबर 92, एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ है, एवरी कंपनी शैल प्लेस। आप लोग जानते हो हर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग के 60 डेज में एनुअल रिटर्न जो है वो आरओसी को सबमिट करेगी। तो एवरी कंपनी shall place a copy of annual return on the website of the company if any। अगर कंपनी की वेबसाइट बनी है, बराबर, तो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको एनुअल रिटर्न का कॉपी जो है डाल देना चाहिए, और उसका जो वेब लिंक है एनुअल रिटर्न का वो बोर्ड रिपोर्ट में दे देना चाहिए। अब बच्चों मजेदार बात बताऊं आपको, जब आप बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन नंबर 134 पढ़ते हो अकाउंट्स वाले चैप्टर में कि बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे, तो उसमें पहले नंबर पे आपको ये दे रखा है
कि भाई सेक्शन 92(3) के हिसाब से अगर कोई लिंक है हमारे पास में एनुअल रिटर्न का, वेबसाइट का लिंक है जहां पे एनुअल रिटर्न पड़ा है, तो वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ दे देना चाहिए। पहले क्या होता था बच्चों कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर हम लोग एनुअल रिटर्न का जो एक्सट्रैक्ट है वो शामिल करते थे, तो उससे सारी चीजें क्लियर नहीं होती। हालांकि ये भी अभी कंपलसरी इसलिए नहीं हुआ बच्चों क्योंकि यहां लिखा है ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी, और आज की डेट में भी ऐसा कोई कंपलसरी वाला प्रोविजन नहीं है कि कंपनी का वेबसाइट पक्का होना ही चाहिए। तो अगर वेबसाइट है तो उस पर एनुअल रिटर्न का कॉपी प्लेस होगा, और अगर वहां प्लेस होगा तो उसका जो वेब लिंक है वो कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट के अंदर दे दिया जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो छोटा सा 92 के अंदर नया पॉइंट ऐड हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं बच्चों। देखिए मैं आखिरी सेक्शन पे पहुंच गया हूं बच्चों, जो चेंज हुआ है आखिरी वाला, एकदम आखिरी वाला सेक्शन बच्चों खत्म होने जा रहे हैं। आपके अमेंडमेंट्स बस इतने ही है, अदर लॉज में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब खास बात सुनो एक और, हमारे जो सीए आईपीसीसी वाले हैं बच्चों, आपका काम यहाँ पे खत्म होता है। टाटा बाय बाय नमस्ते शुक्रिया, आपका काम खत्म यहाँ पे, क्योंकि आपके कोर्स में 135 वाला सेक्शन नहीं है, 92 तक ही था बराबर। इतने ही अमेंडमेंट्स आप लोगों के कोर्स में भी हैं और कोई अमेंडमेंट नहीं है किसी तरह का, बस इतना ही आईपीसीसी वालों को भी देख करके जाना है बराबर। क्लियर, अच्छे से समझ गए। अब ये जो बताने जा रहा हूं बच्चों, ये है सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए खास करके। देखो क्या हमारा मैटर चलेगा, कैसे होगा, चेक करते हैं। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है बच्चों, सीएसआर 135। सीएसआर में आप लोग पढ़ते हो, सीएसआर की एक्टिविटीज दे रखी है शेड्यूल नंबर 7 में। बस शेड्यूल 7 में कुछ चीजें बच्चों और ऐड कर दी गई हैं, बाकी सेम टू सेम पॉइंट है, कोई चेंज नहीं बच्चों। सर क्या कर दिया गया बताइए बच्चों, जब आप शेड्यूल 7 के अंदर जो लिस्ट पढ़ते हैं कहां कहां पे कंपनी सीएसआर की एक्टिविटीज में पैसा लगा सकती है, तो वहां हमारा ओल्ड प्रोविजन एक था बच्चों, मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्स वेटरन्स बराबर। जो भी हमारे जो आर्मी मेंस थे बराबर से, जो किसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे उनको चोट लग चुकी है या फिजिकली कहीं पे उनको प्रॉब्लम में है, या वॉर विडोज जो भी हमारी थी और उनके जो डिपेंडेंट्स थे, उनके लिए आप सीएसआर में पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों नए प्रोविजन में यहां तक तो पॉइंट एज इट इज दिया है। उसके अलावा हमने उसमें चूंकि कई बार ये हो रहा था कि आर्मी की जो फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज, उसमें किसको शामिल करना है किसको नहीं करना है, तो कुछ स्पेशल नाम और डाल दिए बच्चों। देयर डिपेंडेंट के साथ में ये 2 लाइन्स ऐड कर दी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स बच्चों जो हमारी है सीपीएमएफ जो है, उसके जो वेटरन्स हैं, जो भी घायल हुए, जो भी बच्चों बराबर से जो भी इंजर हुए, और उनके डिपेंडेंट इंक्लूडिंग विडोज भी, वही ऊपर वाले सारे लोग हुए, उनको भी इस लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया। बस इतना सा बच्चों, एक चेंज तो ये हुआ है बराबर, समझ गए आप लोग। तो लाइन वो की वो है, आर्मी के जो हमारे पर्सन थे या जो वॉर विडोज थी और जो उनके डिपेंडेंट थे, उसके अंदर हमने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है और हमारी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके जो भी हमारे पर्सन हैं और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं और जो इंक्लूडिंग विडोज जो है, उनको भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया। मतलब उनके लिए भी आप पैसा करते हैं तो सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर कवर होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर। ठीक है, नाउ उसके बाद बच्चों एक पुराना प्रोविजन पिछली बार में ऐड हुआ था, पिछली बार से पहले आपको याद हो तो, जिसमें हम इनक्यूबेटर्स पे बात करते हैं बराबर। इनक्यूबेटर्स पे बच्चों बात हुई थी, ध्यान में आया आपको। इनक्यूबेटर्स पे जो फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी एजेंसी या पब्लिक सेक्टर पीएसयू की तरफ से जो था, जिसमें अपन ने कहा था अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो किसी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, है ना, या आईसीआर में, आईसीएमआर में, सेम प्रोविजन बच्चों पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये सारा। मैं बिल्कुल 100% हूं कि आपने पढ़ ही लिया होगा इसको बराबर। काउंसिल फॉर, क्योंकि ये May 20 का प्रोविजन है बच्चों, उस वक्त से ये कोर्स के अंदर है। डीआरडीओ में आप पैसा खर्च करते हैं, तो इनमें कहीं पर भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो सीएसआर में माना जाएगा। तो बच्चों नए में क्या किया, ज्यादा कोई फर्क नहीं किया, सेम है बच्चों, सिर्फ इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और कुछ नई चीजें इसके अंदर एंटर कर दी गई, बाकी पॉइंट सेम है। देखो पढ़ते हैं, 2 पार्ट कर दिए गए बच्चों। पहले ये जो इतना बड़ा एक था, इसके 2 पार्ट कर दिए, ए एंड बी, और बीच में एंड लगा दिया बच्चों, तो ए और बी 2 पार्ट कर दिए। और बीच में आप देखेंगे कुछ नई चीजें और जोड़ दी गई, आपको बताता हूं मैं। कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर, अब इंक्यूबेटर के साथ साथ में बच्चों और लगा करके रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, बस ये ऐड कर दिया गया बच्चों। देखो पुराने वाले में क्या था, सिर्फ था कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय सेंट्रल, स्टेट एजेंसी या पीएसयू। उसकी जगह पे बच्चों क्या कर दिया गया, contribution to incubator और research development project in the field of science, technology, engineering, medicine। बच्चों कोविड के आने के बाद तो मेडिसिन वाली चीज बहुत ज्यादा हो गई है ना। फंडेड बाय द, ये लाइन बच्चों सेम रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजेंसी, पीएसयू, कोई भी
एंड अब बच्चों ये चीज सेम टू सेम है। देखो, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी थी, आईआईटी था हमारा, आईसीएआर था, आईसीएमआर था, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम है बच्चों, सेम है। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हो गया, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, ये हमारा यहाँ पे बच्चों डीएई हो गया। अच्छा, नेशनल लेबोरेटरीज इन ऑटोनोमस बॉडीज स्टैब्लिश अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया। कुछ नए पॉइंट बच्चों जोड़ दिए गए, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये पहले नहीं था या था, देखें क्या? यस सर, पहले था, नहीं था बच्चों। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नया जोड़ दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोग देख सकते हो, बराबर। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल बच्चों पहले नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी बच्चों, जिसको आयुष के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते हो ना, आयुष मंत्रालय सुनते हो ना आप लोग। तो ए स्टैंड कर जाता है आयुर्वेदा के लिए, फिर हमारा योगा एंड नेचुरोपैथी हो गया, यू यूनानी से आ जाता है, एस फॉर सिद्धा हो गया और एच फॉर होम्योपैथी हो गया, बराबर। फिर डीआरडीओ हमारा पहले भी था बच्चों, काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, engage in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed as promoting sustainable development। तो पॉइंट वैसा ही है, अगर आप इनमें कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, यानी मतलब इनके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं किसी रिसर्च के अंदर, किसी डेवलपमेंट के अंदर, तो वो भी आपका सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर माना जाएगा, जैसा अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो नए पॉइंट इसमें आगे बच्चों, खास करके आयुष का पॉइंट इसमें नया ऐड कर दिया गया, क्योंकि ऊपर इन्होंने मेडिसिन भी इंक्लूड कर लिया है, बराबर। हालांकि मेडिसिन वाला पॉइंट पहले भी रहा होगा मेरे ख्याल से। देखें अपन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जरूर लिखा हुआ था आईसीएमआर, लेकिन और ज्यादा एरिया बच्चों बड़ा कर दिया गया, तो सीएसआर एक्टिविटीज का एरिया यहाँ पे कुछ बढ़ा दिया गया है, तो ये इसकी जगह पर रिप्लेस हो गया है बच्चों, आपको ध्यान में रखना। और इसी के साथ आपके अमेंडमेंट्स खत्म हो गए। जी हाँ, अमेंडमेंट्स खत्म हो गए सर, बस इतने ही। यस बच्चे लोगों, इतने ही अमेंडमेंट्स हैं। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में भी आ गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, बहुत ईजी है, बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कहीं ये सुनने में भी आया कि, मतलब देखने में आया, सुनने में क्या आया कि जो एक्टिविटीज बच्चों यहाँ पे सीएसआर में कवर नहीं है, बराबर। जैसे आप अपने एम्प्लॉइज के लिए कर रहे हैं या अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, तो वो कवर नहीं की। उसमें हमारी एक नई गाइडलाइन कोविड से रिलेटेड भी आई है कि अगर आप मेडिकल के अंदर हैं और आप कोविड से रिलेटेड किसी रिसर्च के अंदर हैं, तो अगले 3 सालों के लिए वो एक्टिविटी आपकी सीएसआर के खर्चों के अंदर मानी जाएगी। लेकिन ऐसा स्टडी मेट में आई थिंक अपने को अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो उसको मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया है। अगर ऐसा हुआ कि भाई वो वाली जो नोटिफिकेशन है वो हम पे भी एप्लीकेबल है अभी वालों के लिए, तो उसको भी जरूर कवर करूंगा मैं, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों से कवर कर लूंगा। जैसे इन दिनों में मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाने शुरू किए बच्चों, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 50 सेकेंड, जहां आपके जो रूटीन डाउट मेरे पास आते हैं ना, छोटे छोटे से डाउट, और मुझे लगता है कि ये डाउट सबके दिमाग में हो सकते हैं, लेकिन शायद कोई स्टूडेंट पूछ नहीं रहा है या झिझक रहा है, वो मैं आपके साथ में शेयर करता जा रहा हूं। तो ऐसा अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं जरूर शेयर करूंगा, लेकिन बच्चों स्टडी मैट के हिसाब से यही सारे अमेंडमेंट इस वक्त में आपके पास थे जो मैंने सारे यहाँ पे कवर किए हैं। तो यहाँ आके हमारे अमेंडमेंट्स पूरे हो रहे हैं बच्चों, जल्दी ही आपके साथ में। देखो, एक मेरे पास में एक स्टूडेंट का सजेशन था कि सर आईएफएससी पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज को जगह जगह बहुत सारे एग्जामिनेशंस देके रखे हैं, तो सर उसका एक अलग से ही वीडियो बन जाए कि सर एक पूरी लिस्ट हमको अलग से मिल जाए, वीडियो बन जाए कि भाई आईएफएससी को यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया है, पूरी बुक का एक समरी मिल जाए। तो ये जल्दी आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। और कुछ नए पॉइंट्स बच्चों जो नए स्टडी बैट में कवर हुए हैं, जो कई सारी चीजें हैं जो हमारी बुक्स के अंदर शायद नहीं हो, या जिस फैकल्टी से भी आपने पढ़ा हो, कई सारी चीजें हो सकता है उनकी बुक में भी ना रही हो, है ना। मेरी बुक में भी नहीं है, उनकी बुक में भी नहीं हो सकती है, और स्टडी मैट ने कुछ नए पॉइंट्स डाल दिए। कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों, तो वो चीजों पे भी जल्दी ही वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, और आरटीपी वगैरह सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो चैनल से आपको जुड़े रहना है बच्चों, लाइक एंड शेयर जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, सब तक पहुंचना चाहिए। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके बच्चों, फिर मुलाकात होती है। थैंक्स अ लॉट, बस पढ़ते रहिए।